तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सोनू आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग जो है वो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसका नाम है क्या है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, जिसका नाम क्या है, कोशिका, चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, गोल्जी काय तक पढ़ लिए थे, समझ लो। जो कोशिका थे ना, कोशिका में बहुत से छोटे 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 अंग होते हैं, उनको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, समझ लो। और कोशिकांग में जैसे कि हम लोगों ने कोशिका झिल्ली पढ़ लिए, कोशिका द्रव पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, लाइसोसोम पढ़ लिए, गोल्जी काय पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है वो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। तो लिखो राइबोसोम, या लिखो राइबोसोम, राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम का खोज जो है वो पैलाडे के द्वारा किया गया। तो लिखो इनका खोज किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? पैलाडे, यानी कि पैलाडे के द्वारा इनका खोज किया गया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम का खोज जो है वो पैलाडे के द्वारा किया गया। अब देखो राइबोसोम में क्या होता है पता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर भी प्रोटीन की बनी हुई है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे यह राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो लिखो क्या? राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण क्या करता है? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब ये हमारे बॉडी है, क्या ये हमारे बॉडी है? अब हमारे बॉडी में बहुत से पार्ट है, समझ रहे हो? क्या हमारे बॉडी में बहुत से पार्ट है, और उन पार्ट में से कुछ ऐसे पार्ट है जो छोटे हैं, और उन छोटों में से एक ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे, समझ रहे हो? और कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं ना, उनको कोशिकांग के नाम से जानते हैं। तो ये जो कोशिकांग है यानी कि कोशिका के अंग, समझ रहे हो? तो कोशिका में भी एक ऐसे अंग होगा जो सबसे छोटा होगा मेरे भाई। कोशिका में जो सबसे छोटा अंग होता है ना, वो आपका राइबोसोम होता है। तो लिखो यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। क्या? राइबोसोम जो है वो कोशिका का ना सबसे छोटा अंग होता है, समझ रहे हो? अब ये जो राइबोसोम है ना, यह दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। लिख लो यहाँ पे, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 70S हो जाता है, और एक हो जाता है 80S। अब ये जो S है ना, S राइबोसोम के जो क्वालिटी है उनको प्रदर्शित करता है। S क्या करता है? राइबोसोम के क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का खोज पैलाडे के द्वारा किया गया। डन। अब इसके बाद जो है ना, राइबोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया?
पैलाडे के द्वारा किया गया, समझ रहे हो। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीनों का संश्लेषण करता है और यह कोशिका के सबसे मतलब सबसे छोटा अंग है। क्या है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका 70S और एक होता है 80S। डन। अब ये जो एस है ना, यह राइबोसोम के क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमें हमारा ये जो राइबोसोम है वो डन होता है। अब इससे जो आगे की टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो लिखो, अब लिखो अंतःपरद्रव्य जालिका। अब ये जो अंतःपरद्रव्य जालिका है ना मेरे भाई, ये भी कोशिका का ही एक अंग है। अंतःपरद्रव्य जालिका ये भी कोशिका का ही एक अंग है। क्या, अंतःपरद्रव्य जालिका के अंतःपरद्रव्य जालिका। अब चलो हम बात करते हैं कि अब देखो, सपोज डैट कि हम खड़े हैं, अभी आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कंकाल है मेरे भाई। आप लोगों ने जोंक को देखे होंगे, क्या जोंक के शरीर में एक भी कंकाल है? नहीं। क्या वो एक आदमी की तरह या फिर एक जीव की तरह खड़ा हो सकता है? नहीं। वो फिर रेंग सकता है, ऐसे करके मतलब नमड़ सकता है। क्यों नमड़ सकते? क्योंकि उनके शरीर में कंकाल तो है ही नहीं, इसलिए वो नमड़ सकता है। तो अब जो है आपके दिमाग में ये बातें जरूर आया होगा कि सर कोशिका में क्या कंकाल होता है? कोशिका में भी कंकाल होता है मेरे भाई। अब ये जो कोशिका है ना, कोशिका में कंकाल का कार्य यही करता है। अंतःपरद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका में कंकालों का कार्य करता है, यानी कि मतलब कोशिकाओं को फुला कर रखता है, उनको एक निश्चित आकार देता है। क्या ये हो गया। अब देखो ये कुछ इस प्रकार अंतःपरद्रव्य जालिका का स्ट्रक्चर पता है क्या कैसा होता है? तो कुछ इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इनका आकार होता है, समझ। अंतःपरद्रव्य जालिका का ऐसा आकार होता है। क्या होता है? ऐसा आकार होता है और ऐसे करके यह कोशिका को टिंगा कर रखती है, समझ रहे हो। ऐसे करके कोशिका को टिंगा कर रखती है और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काई ये सब प्रेजेंट रहता है, समझ रहे हो। अब ये जो है ना, ये अंतःपरद्रव्य जालिका, यहाँ पे पता है, यहाँ पे प्रोटीन ऐसे करके जमा रहता है। यहाँ पर ही इनके मतलब ये सब जो है कंकाल है, कंकाल के ऊपर में ही प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है और प्लस में वसा होता है। तो लिखो, अंतःपरद्रव्य जालिका जो है ना, वह कोशिका में कंकाल का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका में कंकाल। चलो, अंतःपरद्रव्य जालिका यह कोशिका का क्या है मेरे भाई? यह कोशिका का कंकाल है। अंतःपरद्रव्य जालिका कोशिका का कंकाल है, समझ लो। अब ये जो अंतःपरद्रव्य जालिका है ना, इनके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इनके दो प्रकार होता है। अंतःपरद्रव्य जालिका के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई? इनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है चिकना अंतःपरद्रव्य जालिका होता है और एक होता है खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका हो जाता है। एक लिखो पहले नंबर में, चिकना
चिकना अंतःपरद्रव्य जालिका। क्या होता है? चिकना अंतःपरद्रव्य जालिका हो जाता है। और एक होता है आपका खुरदुरा। खुरदुरा अंतःपरद्रव्य जालिका। क्या होता है? अंतःपरद्रव्य जालिका। और ये होता है, क्या होता है? चिकना अंतःपरद्रव्य जालिका। तो इस प्रकार से ये जो अंतःपरद्रव्य जालिका है, इनके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि अच्छा थोड़ा देखने में लगे आपको भी और हमें भी। तो ये जो अंतःपरद्रव्य जालिका है ना, इनके दो प्रकार है, समझ रहे हो? एक है चिकना अंतःपरद्रव्य जालिका और एक है खुरदुरा अंतःपरद्रव्य जालिका। समझ रही हो ना मेरी बात को, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं? अब देखो, आप लोगों ने तेल लगाते होंगे किसी भी चीज का। जब तेल लगाते हो तो आपके शरीर सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, चिकना हो जाता है, समझ रहे हो? तो ये जो चिकना अंतःपरद्रव्य जालिका है ना, यह तेल का निर्माण करता है। यानी कि तेल मीन्स क्या? वसा। यानी कि यह वसा का निर्माण करता है। क्या मेरे भाई? यह वसा का निर्माण करता है। यह वसा का निर्माण करता है। और आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो आपके गोले गोले दाने टाइप की होती है। अगर हम मान लो कि चिपचिपे जगहों पर अगर हम गोले गोले जो दाने टाइप की प्रोटीन है उनको अगर हम फेंक देंगे तो क्या वो चिकना हो पाएगा? नहीं ना। यानी कि वो जो है वो एक अपने ऊपर खुरदुरा सतह बना लेगा। क्या बना लेगा मेरे भाई? वह एक खुरदुरा सतह बना लेगा। तो ये जो खुरदुरा अंतःपरद्रव्य जालिका है ना, यह क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण क्या करता है मेरे भाई? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो मेरे भाइयों, यहां तक हमारी बातें आई होप आपको दिमाग में घुसा होगा। देखो, हमारी तरफ से ना 100% यह कोशिश की जा रही है कि हमारी जो बातें हैं वो आपके सीधे माइंड में सेट हो जाए। अगर हाँ, मैं आपको यह गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप हमारे क्लासेस कॉन्सेंट्रेंस के साथ देखते हो ना, तो 100% दावा करता हूं कि ये हमारी क्लासेस जो है वो आपको समझ में आएगी ही आएगी। समझो? तो समय के मद्देनजर रखते हुए हम आपके समय को नहीं बर्बाद करूंगा। वार्तालाप में समय बर्बाद होता है और सीधा हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। समझ रहे हो? सीधा अब हम लोगों ने अंतःपरद्रव्य जालिका पढ़ लिए है। क्या? अंतःपरद्रव्य जालिका पढ़ लिए है और इसमें आपको इतना ध्यान रखनी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। इससे आगे क्या है? केंद्रक। आपको पता ही होगा कि केंद्रक भी कोशिका का ही एक अंग होता है। क्या होता है? केंद्रक भी कोशिका का ही एक अंग होता है। चलो लिखो केंद्रक। केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है केंद्रक?
अब ये जो केंद्रक है ना मेरे भाई, केंद्रक का खोज सन 1831 ईस्वी में, याद रखिएगा मेरे भैयों, सन 1831 ईस्वी में इनका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। तो इनका खोज जो होता है कब, सन 1831 ईस्वी में, क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन, क्या है, सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इनका खोज गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो केंद्रक है ना, अब देखो हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है, हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है, तो हमारे शरीर को ये जो माइंड है ना, माइंड जो है वो दिल्ली का संसद भवन है, यानी कि संसद भवन में सरकार बैठकर, जैसे कि सरकार जो बैठकर पूरे भारत को कंट्रोल करती है ना, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे माइंड है, क्या है, ये हमारे माइंड है, वो मेरा पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। क्या करते हैं, पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करता है, कौन, माइंड। तो मेरे भैयों अब ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक क्या है, कोशिका का कंट्रोल करता है, केंद्रक कोशिका को कंट्रोल करता है, यानी कि कोशिका में जो भी चीजें हैं उन सभी चीज पर कब्जा किसका है, केंद्रक पर है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्रक जो है ना कोशिका का, अगर हम माइंड के बात करेंगे, दिमाग के, तो वो कौन है, केंद्रक है। तो लिखो यह कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यह नहीं, इसे कोशिका का, इसे कोशिका का दिमाग, क्या मेरे भाई, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो केंद्रक है ना, जब आप केंद्रक के अंदर जाओगे तो आपको गुणसूत्र मिलेगा, क्या मिलेगा। अब ये जो केंद्रक है, क्या है, केंद्रक, केंद्रक, जब यह केंद्रक के आप अंदर जाओगे ना तो आपको गुणसूत्र मिलेगा, क्या मिलेगा, गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या है मेरे भाई, गुणसूत्र है। जब आप गुणसूत्र के अंदर जाओगे तो गुणसूत्र के अंदर आपको डीएनए और आरएनए मिलेगा, क्या मिलेगा, डीएनए प्लस आरएनए, क्या होता है, डीएनए डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड, समझ रहे हो ना, और इनको क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लियस एसिड कहते हैं। तो आपको पता है केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है और गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और आरएनए मिलते हैं। तुम अगर आपसे पूछेगा कि बताओ डीएनए और आरएनए आखिर होता कहां पर है, तो डीएनए और आरएनए केंद्रक में होता है। अगर और डीपली में पूछेगा केंद्रक में भी कहां पर होता है, तो गुणसूत्र में होता है, समझ रहे हो। अब आप डीएनए के अंदर जाओगे ना तो डीएनए के अंदर आपको जीन देखने के लिए मिलेगा। डीएनए के अंदर क्या मिलेगा, जीन। जीन मिलेगा, समझ रहे हो। अब देखो मेरे भाई, कहने का मतलब, जीन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। अब ये जो जीन है ना, जीन ही वंशानुगत करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा लेता है और वो बच्चा बड़ा होता है, अगर शरारती होता है या फिर उनकी जो बिहेवियर जैसा भी होता है, तो आप कहते हो कि यह अपने बाप पर गया है, इनके बाप ही बच्चा में वैसा ही करता था, समझ रही हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनके बाप में जो भी मतलब लक्षण थे उनका ट्रांसफर हो गया उनके बेटे में, समझ रहे हो। अगर मान लो कि मेरा दिमाग की कैपेसिटी जो है ना वो कहते हैं 5 है, तो अगर
अब मेरा बच्चे का कैपेसिटी कितना होगा, 6 होगा। यानी कि हर बच्चा की जो कैपेसिटी है ना वो अपने बाप से ज्यादा होता है। तो लेकिन बच्चा समझता कहाँ है इस बात को। अरे दिमाग के कैपेसिटी जो है ना बहुत होता है, बहुत होता है, इससे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। ये इतना बड़ा होता है ना, इसको आप कभी भर ही नहीं सकते हो। तो मेरे भाई अब ये जो केंद्रक है, केंद्रक का खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, समझ रहे हो। और इसे जो है वो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अब केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, और डीएनए के अंदर आपका जीन पाया जाता है। आपको पता होगा कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, अर्थात जो मानव शरीर है ना, मानव शरीर के अंदर 23 जोड़ी, कितनी, 23 जोड़ी आपका डीएनए, 23 जोड़ी जीन पाए जाते हैं, समझ रहे हो। 23 जोड़ी यानी कि 46 संख्या में कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप आप सभी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे की जो भी टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो चलो अब हम लोग लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक, लवक के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। लवक, अब ये जो लवक है, लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही प्रेजेंट होता है। क्या होता है यह? पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। मेरे भाइयों हमारी बात को ध्यान से सुनिए, समझ रहे हो ना। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर दूंगा, समझ रहे हो। तो ये जो लवक है, लवक सिर्फ और सिर्फ पादप सेल यानी कि पादप जो कोशिका है, यानी कि जो पेड़ पौधे की कोशिका है उसमें प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। अब ये जो लवक है ना, क्या है, अब ये जो लवक है, बात करते हैं किसकी, लवक की। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होता है। एक हो जाता है आपका अवर्णी लवक हो जाता है, अवर्णी, क्या होता है, अवर्णी लवक, लवक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हो जाता है आपका अवर्णी लवक हो जाता है, एक हो जाता है वर्णी लवक। क्या हो जाता है? एक हो जाता है वर्णी लवक हो जाता है। क्या होता है? एक हो जाता है अवर्णी लवक, एक हो जाता है वर्णी लवक, और एक हो जाता है हरित लवक। क्या होता है? एक हो जाता है हरित लवक। हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आप लोग जो है वो इसके बारे में क्लास 10th में पढ़ोगे कि यह प्रकाश संश्लेषण में आखिर कैसे भूमिका निभाते हैं। अब ये जो लवक सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है, और हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब देखो, अब हम बात करते हैं अवर्णी लवक। अब देखो अवर्णी लवक के चित्र हम यहाँ पर बनाते हैं, और आप लोग जैसे कि अब देखो ये क्या है, यह हो गया आपका भूतल यानी कि भूमि का तल हो गया, समझ रहे हो। यहाँ से एक ऐसे करके जो है वो कुछ वृक्ष ऐसे करके निकला, समझ रहे हो। ये क्या है? यह एक मान लो पौधा है। अब मान लो यह पेड़ है, मान लो पेड़ है। अब ये जो पेड़ के जड़ है, अब पृथ्वी के अंदर यानी कि जो हमारे धरातल के अंदर जो भी इनके पार्ट्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? इनके जड़ कहलाएंगे। आप लोग क्या रंग बिरंगे जड़ देखे हो मेरे भाई? आप पौधे
कैसे भी देखे होंगे, लेकिन उनका जड़ सफेद ही होता है, समझ रहे हो। उसमें किसी भी प्रकार के कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, समझ रहे हो। ये जो जड़ है ना, यह सदा कैसा होगा, अवर्णी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई रंग नहीं पाया जाएगा, यह रंगहीन होता है, समझ रहे हो। तो अवर्णी लवक कहाँ पर पाया जाता है, यह पौधे के जड़ में पाया जाता है, या फिर वो तना जो भूमि में पाया जाता है, यानी कि जड़ जड़ वाले तना होता है जो यहाँ से निकला रहेगा ना, और इन तना के यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवर्णी लवक हो जाएगा। तो यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यह पौधे के, लिखो पौधे के, पेड़ या फिर पौधे, पेड़ या फिर जो पौधे होते हैं उनके जड़ में पाया जाता है, ये समझ रहे हो। देखो इसको लिखने से पहले एक पॉइंट और लिख लो मेरे भाई। यह कैसा होता है पता है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई रंग नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह रंगहीन होता है, और यह किसमें पाया जाता है, जो पेड़ पौधे होता है, क्या होते हैं, पेड़, हाँ, और क्या है, पौधा, पेड़ पौधा के जड़ में यह प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वर्णी लवक, वर्णी यह रंगहीन है, ये कैसा होगा, इसमें रंग पाया जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं। यह कैसा होगा, इसमें जो है वो मेरे भाई रंग पाया जाता है, यानी कि यह रंगहीन होता है। अब आप ही बताओ कि पौधे के ऐसे कौन से पार्ट है जो रंगहीन होता है, बता सकते हो मेरे भाई। पौधे में ऐसे कौन से पार्ट है जो रंगीन होते हैं। अब देखो आप लोगों ने ऐसे बहुत से पौधे को देखे होंगे, क्या होता है, फूलते हुए। पहले तो उसमें फूल आते हैं और बाद में वही फूल एक फल का रूप ले लेता है। पहले वो फल, जैसे कि चलो आम के वृक्ष की हम बात करते हैं, आम के वृक्ष की बात करते हैं, तो पहले क्या होता है, आम के जो पेड़ है वो फुलाता है, बाद में वही फूल जो है वो एक फल का रूप ले लेता है। शुरू में उसका रंग कैसा होता है, तो एक हरा होता है, क्या होता है, हरा होता है। और बाद में समय बीतते जाता है, बीतते जाता है, बीतते जाता है, और जब फल पक जाता है तो उसका रंग जो है वो हरा से कैसा हो जाता है, हरा से पीला हो जाता है, समझ लो। चलो हम एक कद्दू की बात कर लेते हैं। अब देखो कद्दू में भी क्या होता है, पहले फूल निकलता है और बाद में वो फूल एक कद्दू का रूप ले लेता है। शुरू में वो कद्दू कैसा होता है, तो हरा होता है, और बाद में जब पक जाने के बाद वो कद्दू कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पौधे हैं, पौधे के जो फूल हो गया और फल हो गया, उसमें कौन से लवक पाया जाएगा, तो वर्णी लवक पाया जाएगा। यह पौधे के क्या है, फूल एवं फूल या फिर फल में पाया जाता है, क्या होता है, फूल या फिर फल में पाया जाता है। अब हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है। अब देखो आपको पता है कि हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या मेरे भाई, हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, समझ रहे हो। क्या होता है, हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल आपका पत्तियों में पाए जाते हैं, समझ रहे हो, किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सभी को यहाँ तक हमारी बातें समझ में आई होगी। तो अब जो है वो हम रिवीजन नहीं करेंगे इसको, पता है आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार पुनः वीडियो को पीछा करिए और उसके बाद देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। इसमें जो है वो हमारे समय भी बर्बाद होगा और आपके समय भी बर्बाद होगा। तो इसलिए आप वीडियो को पीछे करके ही देख लो, काफी अच्छा रहेगा। अब देखो अब ये जो सेल है ना, सेल को दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे।
एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, समझ रहे हो ना? एक प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा और एक यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। इससे पहले देखो कुछ चीज को आप लोग देख लो, जैसे कि अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक जंतु सेल, सब ये हो गया कोशिका झिल्ली। क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के ऊपर में एक आवरण पाया जाता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली के ऊपर में एक आवरण पाया जाता है, ऐसे करके एक आवरण पाया जाएगा। पता है इस आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? इस आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ये जो कोशिका भित्ति है ना मेरे भाई, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज, समझ रहे हो? यह सेल्यूलोज का बना होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली है, यह जो होता है आपका किसका बना होता है? वो लिपिड, क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, समझ रहे हो? अब देखो ये जो आपका सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज काफी हार्ड होता है, इसे हम लोग पचा नहीं सकते हैं। इसको जैसे कि जो बड़े बड़े जंतु हो जाता है, भैंस हो जाता है, हाथी हो जाता है और हिरण हो जाता है, ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब इनको पचा लेता है, समझ रहे हो? अब सेल्यूलोज चूंकि इसमें बहुत ताकत होता है, और जब इसमें बहुत ताकत होता है तो इसको जो भी जीव खाएंगे या फिर जंतु खाएंगे, ऑटोमेटिक ये जो है वो जीव जो है वो बहुत ताकतवर होंगे। क्या भैंस ताकतवर होता है उतना? क्यों? क्योंकि वो क्या खाता है? सेल्यूलोज खाता है। एक हाथी उतना ताकतवर होता है, क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज दिन भर के भोंकते रहता है। अब देखो सेल्यूलोज, अब देखो जो जितने भी वस्तु पेड़ पौधे से बने हैं ना, उन सभी में सेल्यूलोज होगा। अब ये जो हमारे शर्ट है, इसमें भी सेल्यूलोज है। जो रुपया छपता है आरबीआई में, उसमें भी सेल्यूलोज होता है, समझ रहे हो? और जो धागा है उसमें भी सेल्यूलोज होता है। मतलब कि पेड़ पौधे से जितने भी वस्तुएं बनाई जाती है ना, उन सभी वस्तुएं में सेल्यूलोज होता है। अब देखो अगर आप एक, अब देखो हम लोग किसको, हम लोग तो सेल्यूलोज को खा नहीं सकते हैं, क्योंकि खाएंगे तो पचेगा ही नहीं। अब इसके बाद किसको खाते हैं? हम लोग ग्लूकोज को खाते हैं। अब देखो 1 ग्राम सेल्यूलोज जो है ना, क्या 1 ग्राम सेल्यूलोज जो है वो 6000, क्या होता है? 6000 ग्राम सेल्यूलोज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग 6 किलो ग्लूकोज खाएंगे, 6 किलो ग्लूकोज खाएंगे और जितना एनर्जी मिलेगा ना, भैंस आरी जो है वो एक बार चलेगा तो उसको 1 ग्राम, पता है भैंस आरी जो है क्या करेगा? भैंस आरी क्या करेगा मेरे भाई? वो 1 ग्राम सेल्यूलोज खाएगा और क्या होगा? हमारे बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 ग्राम सेल्यूलोज जो है ना, वो किसके कितना 1 ग्राम सेल्यूलोज जो है वो 600 ग्राम सेल्यूलोज के बराबर होता है, समझ रहे हो? अब जो है क्या होता है, जब 38 एटीपी के, क्या होता है जब 38 जो है ना वो आपका एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एटीपी को हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि जब 38 एटीपी के अणु जब मिलते हैं ना, तो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक ग्लूकोज के निर्माण करता है। तो आई होप यह बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की ओर चलते हैं। हाँ तो चलो अब प्रोकैरियोटिक, अब ये जो सेल है ना, ये जो कोशिका है, कोशिका को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हो जाता है आपका प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, और एक हो जाता है आपका यूकैरियोटिक।
एक प्रोकैरियोटिक हो जाएगा और एक यूकैरियोटिक हो जाएगा। अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को समझना है तो एक चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आप लोग के घर, आप लोग के मतलब कि जो आसपास है या फिर घर में ही गर्भवती औरत होगा, समझ रहे हो। अब गर्भवती औरत क्या होता है, कुछ गर्भवती औरत ऐसे भी आप लोग देखे होंगे जिनकी जो है ना वह समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। जब समय से पहले डिलीवरी हो जाती है तो उनकी जो बच्चे हैं वो जी नहीं पाता है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे जो है ना वो अविकसित थे, विकसित पूरी तरह से नहीं हुए थे। उनके जो शरीर में पार्ट है वो पूरी तरह से नहीं आया हुआ था, इसलिए वो बच्चा मर जाते हैं। तो ये जो है ना ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है और यूकैरियोटिक कोशिका, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यह अविकसित कोशिका है और यह कोशिका जो है वो आपका विकसित कोशिका है। तो सबसे पहली पॉइंट आप में ये लिखो कि यह अविकसित, यह अविकसित है। क्या यह अविकसित होता है? अविकसित होता है, समझ रहे हो। और ये कैसा होता है मेरे भाई? यह विकसित होता है। क्या होता है? यह विकसित होता है। यह अविकसित होता है और यह विकसित होता है। अब आप लोगों ने 1 मिनट मेरे भाई, हम थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं। तो चलो चलते हैं। अब ये जो आप मान लो आप लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़े हो ना मेरे भाई कोशिका के बारे में। अब कोशिका के बीच में क्या होता है? कोशिका के बीच में जो होता है वो एक केंद्रक होता है और केंद्रक के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है, समझ लो। क्या होता है? केंद्रक के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो केंद्रक है यह दोहरी परत वाली होती है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका लिख लो। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर यूकैरियोटिक कोशिका। डन। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो है ना क्या होगा, केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरा है कि इसमें केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। क्या होता है? इसमें आवरण नहीं पाया जाता है। और इसमें जो है ना मेरे भाई, इसमें केंद्रक के ऊपर क्या होता है कि इसमें केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता है। क्या होता है? इसमें केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता है। नो डाउट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो केंद्रक, अब ये जो कोशिका है और विकसित कोशिका में क्या होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि ये केंद्रक हो गया। क्या हो गया? यह केंद्रक हो गया और केंद्रक में जो होता है वो ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन पता है इसमें ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो जब इसमें ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सर नहीं होता है, तो कौन बनाएगा मेरे भाई ऊर्जा इसमें? तो इसमें ऊर्जा जो होता है कौन बनाएगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो इसमें कोशिका द्रव है। क्या होता है? इसमें कोशिका द्रव है, समझ रहे हो। तो कोशिका द्रव जो होता है वो ऊर्जा का निर्माण करता है। और किसमें? तो इसमें प्रोकैरियोटिक में
और इसमें जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। तो डन, कोई दिक्कत नहीं है इस यहाँ तक समझने में। तो चलो देखते हैं। तो इसमें जो होता है ऊर्जा का निर्माण, लिखो इसमें ऊर्जा जो होता है वो कौन बनाता है, कोशिका द्रव बनाता है। कौन बनाता है, कोशिका द्रव बनाता है। और इसमें ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। क्या होता है, इसमें ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। अब देखो मेरे भाइयों, अब ध्यान रखियो मेरे बात के, कि इसमें जो है ना क्या है, इसमें जो होता है वो आपका 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें जो है वो आपका 80S क्या होता है, 80S राइबोसोम, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो मेरे भाई लाइट चली गई है और समय को मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे चैप्टर फिनिश हो जाती है। ये जो सेल वाली, जो कोशिका वाली ये जो चैप्टर है ये हमारे फिनिश हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो अब ये जो है ना, इसमें आप ये भी लिख लेना कि ये जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें क्या होता है, गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है, इसमें गोल्जिकाय पाया जाता है, समझ रहे हो ना। इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है, इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। इतने बातें आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने प्यारे प्यारे उंगलियों से इसको जो है लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। तो अभी तक के लिए बाय बाय।